नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट इंडिया और शुरुआत एंटीलिया केस मामले से। एपीआई सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें 4 सवाल प्रमुख हैं। किसके कहने पर काम करता था वजे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, परमबीर सिंह के आरोपों में कितनी सच्चाई है? तीसरा सवाल, क्या एपीआई सीधा राज्य के गृह मंत्री को रिपोर्ट करता था, यानी सचिन वजे? और चौथा सवाल, क्या पुलिस कमिश्नर की जानकारी के बिना काम करता था सचिन वजे? तो इन सब सवालों के लिहाज से एक रिपोर्ट जो एनडीटीवी के हाथ में लगी है वो बेहद अहम है। मुंबई पुलिस की ये वो रिपोर्ट है जो उसने गृह विभाग को भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक गृह विभाग को मुंबई पुलिस की रिपोर्ट जो भेजी गई उसमें सवाल कुछ पूछे गए, जो बातें कुछ कही गई हैं वो ये: सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता था वजे, यानी कि वरिष्ठता, रिपोर्टिंग की जो वरिष्ठता थी उसका पालन नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच के किसी बड़े अफसर को रिपोर्ट नहीं करता था। वजे को लेकर 5 पन्ने की यह रिपोर्ट है, नियुक्ति से लेकर 9 महीने तक की ये पूरी जानकारी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, 2 बातें अगर आप बता सके इसमें। पहला, कि ये रिपोर्ट अभी हाथ में लगी है, क्या ये रिपोर्ट परमबीर सिंह को उनका पद से हटाने के बाद ये रिपोर्ट बनी है या उससे पहले ही सौंप दी गई थी गृह विभाग को? और दूसरा सवाल, कि अगर बाद में सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि जब परमबीर सिंह थे मुंबई पुलिस कमिश्नर तब तक तो ये रिपोर्ट नहीं सौंपी गई और अब ये बाद में ये पूरी रिपोर्ट बनी है और भेजी गई है। शशांक, देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि ये रिपोर्ट कब बनाई गई, तो ये रिपोर्ट 30 मार्च को गृह विभाग को सौंपी गई है मुंबई पुलिस की तरफ से, जबकि परमबीर सिंह का तबादला 17 मार्च को कर दिया गया था, यानी उनके तबादले के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई। दरअसल 18 मार्च को जब गृहमंत्री का बयान आया और उसके बाद सनसनीखेज एक खुलासा करते हुए एक आरोप लगा दिया परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर कि वो सचिन वजे के जरिए सीधे 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रहे थे। इसी जानकारी के बाद तब जाके गृह विभाग ने मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मंगाई थी कि क्या सचिन वजे की नियुक्ति कैसे हुई, कौन उसके लिए जिम्मेदार था और क्या वो और अफसरों को रिपोर्ट किया करता था या सीधे परमबीर सिंह को किया करता था। तो उसी संदर्भ में ये सब जानकारियां हैं और जानकारियां बहुत ही अहम है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि तब के ज्वाइंट सीपी जो कि संतोष रस्तोगी थे, उन्होंने 8 जून 2020 को जब सचिन वजे को एलए में लाया गया था, नियुक्ति की गई थी, उसी दिन जो मीटिंग बैठी थी और फिर कहा गया कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में इंचार्ज बना दिया जाए, तब उन्होंने विरोध किया था। लेकिन 25 मई का एक आदेश था मुंबई पुलिस आयुक्त का कि कोई भी नियुक्ति के पहले उनकी सहमति जरूरी है। तो उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त तब के परमबीर सिंह थे, उनके दबाव में आकर उस आदेश को साइन किया और सचिन वजे को क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बना दिया, जबकि वो एपीआई थे। कायदे से वो पीआई के पद को, पीआई जो होता है उसे वो पद मिलता है। दूसरी बात ये भी कही गई कि सचिन वजे जो है कि न तो वो एसीपी को, न क्राइम डीसीपी को, न क्राइम एडिशनल सीपी को, न तो क्राइम जॉइंट सीपी को, इन सभी को रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त तब के जो थे परमबीर सिंह, उन्हें रिपोर्ट किया करता था और वो भी महत्वपूर्ण ब्रीफिंग में उसे साथ में रखते थे। यहाँ तक कि किसे गिरफ्तार करना है, किससे पूछताछ करनी है, ये सब ब्रीफिंग भी वो परमबीर सिंह सीधे सचिन वजे को दिया करते थे और सचिन वजे बाद में क्राइम ब्रांच के बड़े अफसरों को बताया करता था। तो ये रिपोर्ट साफ साफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि जो सचिन वजे का जो लिंक था वो डायरेक्ट मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से था और उसी के निर्देश पे, उन्हीं के निर्देश पे वो काम किया करता था। तब सवाल ऐसे में उठता है कि जो शख्स खुद परमबीर सिंह के खासम खास है, जिन्होंने उसे लाया, नियुक्ति करवाई, वो सीधे सीधे अनिल देशमुख उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? दरअसल उस रिपोर्ट का क्रक्स दूसरा मैं एक लाइन बता दूं आपको कि परमबीर सिंह से लगभग 3.5 घंटे यहाँ पूछताछ हुई एनआईए दफ्तर में। अभी वो चले गए हैं, लेकिन एक पूर्व पुलिस एनकाउंटर प्रदीप शर्मा जो कि शिवसेना के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्हें यहाँ अभी बुलाया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। एक बेहद कम पढ़ी लिखी मां के लिए अपने बच्चों से मिलना,
उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बन गई है। पति और ससुराल से ठुकराए जाने के बाद दिल्ली के आया नगर में रहने वाली एक महिला के लिए अपने बच्चों से मिलने का रास्ता कानूनी तरीके से भी अब बेहद लंबा साबित होता जा रहा है। 29 साल की मोनिका का ससुराल आया नगर में है, लेकिन इस वक्त वो दिल्ली के मदन मोहन मालवीय अस्पताल के निर्भया फंड से बने वन स्टॉप सेंटर में रह रही हैं। करीब महीने भर पहले वो अपने 4 और 8 साल के बच्चों से मिलने की गुहार लगाती महिला आयोग के दफ्तर पहुंची, लेकिन तब से महिला आयोग थाने, ससुराल और अदालत के चक्कर लगा रही हैं। कह रही हैं कि उनका पति करीब 3 महीने पहले उनके 2 बच्चों को लेकर गायब हो गया है। सर मुझे मेरे बच्चों से आप मिलवा दो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सिर्फ मेरे बच्चों से आप मिलवा दो, आपसे इतनी विनती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 3 महीने से ना ही मैं अपने बच्चों से बात करी हूँ, ना ही अपने बच्चों की शक्ल देखी हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। तो बच्चे क्या आपके हस्बैंड के पास हैं? हाँ सर, मेरे हस्बैंड के पास है। 29 साल की मोनिका सिर्फ चौथी पास हैं। एक एनजीओ की मदद से एनडीटीवी दफ्तर भी आई और उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही। वो कहती हैं कि उनके अकाउंटेंट पति ने उस पर किसी से अफेयर का आरोप लगाकर तलाक का केस डाल दिया है। माता पिता सम्मान सेवा नाम के एनजीओ की मदद से उसने ससुराल जाकर फिर से अपने पति और बच्चों से मिलने की कोशिश की, तो वहां उसके साथ बदसलूकी भी हुई। होली से पहले दिन ये हमारे पास में आई है। हमने पूरी कोशिश करी, CAWSL को भी, महिला आयोग को भी, पुलिस के जरिए भी हमने मिलने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। समझ नहीं आता कि जवाबदेही किसकी बनती है। इस मामले में महिला आयोग ने तेजी दिखाने का वादा तो किया, लेकिन अपने छोटे बच्चों से दूर रहकर मोनिका की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भारत में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा को लेकर कानून तो हैं, लेकिन इन तक पहुंच पाना और इसके जरिए अपना हक हासिल कर पाना कितना दुरूह है, ये मोनिका के केस से आसानी से समझा जा सकता है। शायद यही वजह है कि हमारे आसपास हर रोज़ ऐसी हज़ारों घटनाएं होती हैं और हमें लगता है कि ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।